हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। सो इस बैंक के जो है आज के दिन नंबर्स आ चुके हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कवर किया था कि 14 जनवरी की जो है इसके नंबर्स आने वाले। मैंने मेरे चैनल के ऊपर और काफ़ी वीडियोज़ के अंदर जो है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जो है आईसीआईसीआई बैंक को जो है मैंने रेकमेंड किया है कि, और मैंने कहा भी है कि जो बैंकिंग और फाइनेंस या एनबीएफसी का जो सेक्टर है वहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम जो अपना बेट है वो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर ही लगाना चाहिए। उसका मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है एक एनपीए का बहुत बड़ा इशू होता है, जिसका मतलब ये है कि बैंक जिनको कर्जा देती है वहाँ से अगर कर्जा नहीं आया तो कंपनी के ऊपर जो है उसका डेट बढ़ते जाएगा। एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बढ़ते जाएगा, और वो जो है वो बड़ा रीज़न हो सकता है कि बैंक्स या जो आपका कैपिटल है इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर वो आपको डूबते हुए देखने को मिले या शेयर्स अंडर परफॉर्म करे। सो ये दो सेक्टर के अलावा आप कोई भी सेक्टर के अंदर जो है स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर हैवी निवेश कर सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है। बट मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर्स के अंदर जो है आपको थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं सिर्फ उनके ऊपर ही बेट खेलना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को देखते रहो बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो एचडीएफसी बैंक के नंबर देखने को मिल रहा है, और जो फिगर्स है वो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो इसको जो है मैं करोर्स के अंदर कन्वर्ट करके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो ये जो चार यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स दिए जहाँ से इनकी इनकम जनरेट होती है, सो उसको कंसोलिडेट करके एक रेवेन्यू बनाया है जो कि अराउंड 45,000 करोर्स का है। सो 45,000 करोर्स अगर देखोगे तो इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो एचडीएफसी बैंक का देखने को मिल रहा है। उसके पहले क्वार्टर में देखोगे तो लगभग 41,000 करोड़ के, मैं जो लमसम बता रहा हूँ, सो 41,000 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था वो पहले क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा था। सो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखोगे तो वहाँ पे भी जंप देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे 34,000 करोड़ देखने को मिलेगा। सो अगर आप देखोगे रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखोगे तो दोनों लेवल्स के ऊपर जो है जंप देखने को मिल रही है। अगर मैं पहले ही बता दूं, एक साल डेढ़ साल से जो है एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा भी परफॉर्म नहीं किया है, बट उसके पैरेलल सेगमेंट में अगर देखोगे तो नंबर्स जो थे वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे थे हर क्वार्टर्स के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे की। सो अगर यहाँ पे इनका जो मेजर जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट से ही देखने को मिलता है, उसके साथ ही इन्होंने इनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगे उनसे क्या रेवेन्यू है। सो ओवरऑल रेवेन्यू अगर देखें तो लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू इस बार का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो लगभग 34,000 करोड़ के आसपास जो है आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 34,000 करोड़ के आसपास का जो खर्चा है वो इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर किया है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। उसके पहले अगर एक साल पहले का देखें क्वार्टर का तो वहाँ 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। सो अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक थोड़ी सी लाजमी बात है। उसके साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखने की, ये चार सेगमेंट के साथ इनका एक सेकेंड सेगमेंट भी है जो कि अदर इनकम है। सो टोटल इनकम अगर देखेंगे तो लगभग 54,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। बट हमने जो है 45,000 इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि ये जो अदर इनकम है वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है, और हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि कंपनी जो है ब्याज से ही कितना पैसा कमाती है। पैसा लैंड करती है और उसको वापस ईएमआई के रूप में कवर करती है, और उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट कमाती है वो जो है वो हमारा मेन फोकस है। सभी बैंक्स के अंदर सिर्फ यही फैक्टर देखा जाता है। उसके बाद खर्चे देख लिए तो प्रॉफिट अगर देख लेते हैं, प्रॉफिट अगर कंपनी ने जो है प्रॉफिट इस बार कितना किया, सो लगभग 12,700 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इन्होंने किया है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, और उसके पहले अगर एक साल पहले की मैं बात करूं तो 10,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो अगर रेवेन्यू बढ़ा है, खर्चे भी बढ़े हैं, उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट में अगर देखें तो
लगभग 18% के आसपास की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। सो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि एक लार्ज कैप स्टॉक के लिए 18% से जो है प्रॉफिट को ग्रो करना, ये काफ़ी बड़ी बात है। सो वहीं अगर आप ईपीएस देखोगे तो ईपीएस जो है वो लगभग 22.78 के आसपास देखने को मिलेगा। पहले अगर क्वार्टर में देखोगे तो 20.01 के आसपास, और उसके एक साल पहले अगर देखोगे तो 19.12 के आसपास। सो 19.12 से अगर ईपीएस देखेंगे तो लगभग 22.78 हो गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो कंपनी ने जो है, मैं कहूँगा कि शानदार नंबर्स हर सेगमेंट के अंदर पेश किए हैं। सो इसीलिए मेरा जो बेट है वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर ज़्यादातर रहता है। और अगर ये देखेंगे तो 1 से 2 साल, 1 से 1.5 साल हो चुका है कि एचडीएफसी बैंक ने जो है कुछ भी परफॉर्म करके दिया नहीं। हालांकि हम चार्ट्स भी अभी देखेंगे। सो प्रॉफिट लॉस और ईपीएस के साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हमें दो चीज़ देखनी होती है, जो कि होता है कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए ये होता है कि बैंक ने जिनको पैसे दिए हैं, जो भी बोरोवर्स हैं, वहाँ से पैसे 90 डेज तक, अभी तक कितने परसेंट ऐसे पैसे हैं जो अभी विद इन 90 डेज अभी आए नहीं हैं। मतलब ये 3 क्वार्टर की अगर बात करें, 90 डेज़ के अंदर, ये क्वार्टर के अंदर पैसे नहीं आए हैं जिनको पैसे दिए हैं। और अगर नेट एनपीए देखेंगे तो ऐसे पेमेंट्स होते हैं, डाउटफुल पेमेंट, जो कि पैसे वापस आएंगे ही नहीं। मतलब जो कि एक लॉस होता है बैंक को, कि कोई पैसे खा गया या पैसे डूब गया, या जिसको पैसे दिए उनका धंधा नहीं चल रहा, या दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन, तो उसको जो है नेट एनपीए बोलते हैं। तो ये जो बड़ा डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1.26% एक साल पहले था, अब देखेंगे तो 1.23, प्रीवियस क्वार्टर में भी 1.23। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेट ग्रॉस एनपीए जो है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट मतलब अनचेंज है, वो सेम ही है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। एनपीए जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए बैंक के अंदर। एनपीए जितना कम होगा उतना शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है कि बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कम से कम पैसे डुबा के ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बैंक्स कमा रही है, ये अच्छी बात होती है। वहीं अगर नेट एनपीए अगर आप देखोगे तो 0.33% के आसपास, 0.33, 0.37। सो पहले साल के मुकाबले अगर देखेंगे तो कम है, प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो सेम ही देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो वेरी गुड, मैं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। सो यहाँ पे चार्ट की बात करें तो लास्ट डे की चार्ट है। आज के दिन अगर देखें तो मार्केट बंद है, लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था एचडीएफसी बैंक। मैं यही कह रहा था कि एक साल से अगर आप देखेंगे तो 5% के ही रिटर्न जो है बैंक ने दिए, कोई भी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। जो एक साल पहले जहाँ पे था उसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। 5 साल के अंदर भी देखेंगे कि इतनी गिरावट आ चुकी है कि जितने गेन्स थे 5 साल के अंदर, वो सब जी जो है वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो 28,000% के रिटर्न है। बट अगर अभी पिछले कुछ टाइम से 2 साल से मैं बात करूँ तो 2 साल से जो बैंक है उसने कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक खराब हो गया। सो एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, या एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, ये जितने भी एचडीएफसी का पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। और 1-1.5 साल से तो मार्केट भी नहीं चल रहा है। सो ये दोनों चीज़ जो है वो पैरेलली चलते हुए देखने को मिल रही हैं। बट यहाँ पे अगर बात करें तो इतनी गिरावट हो चुकी है कि जो 5 साल के अंदर 100-150% के आसपास के जो गेंस थे वो भी जो है वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसके अब क्या टारगेट्स बन रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। सो यही जो है अच्छा मौका है कि बैंक जो है वो चला नहीं है, नंबर्स भी अच्छे पेश कर रहा है। सो कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि ये कब चलेगा आपको पता नहीं, ये न्यूज़ कब, या अब ये इतने अच्छे नंबर्स हैं, ये आपको कब रिफ्लेक्ट होगी, हो सकता है कल भी रिफ्लेक्ट हो, 2 दिन के बाद भी रिफ्लेक्ट हो, 10 दिन के बाद भी जो है मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है एचडीएफसी बैंक के अंदर। सो ये कभी भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ इन्वेस्टेड रहना है। ये नंबर्स कब चेंज होंगे ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े प्लेयर्स ही डिसाइड करते हैं। बट हमें जो है वो अच्छी क्वालिटी बैंक्स के अंदर जो है इन्वेस्टेड रहना है, उसमें से एक जो है वो एचडीएफसी बैंक है। अब अगर आप यहाँ पे टारगेट्स देखो तो लगभग 2850 के आसपास के टारगेट्स हैं, लगभग 78% की अपसाइड है। सो 5 साल में जितने भी रिटर्न्स नहीं देते, या 64% के रिटर्न्स थे, वो पूरे यहाँ पे रिकवर 1 साल के अंदर ही हो जाएंगे, अगर ये टारगेट्स 1 साल के अंदर अचीव होते हैं तो मैं बात करूँ। अपसाइड अगर देखें फिर भी मीडियम टर्म में भी 14% की अपसाइड है। लोअर साइड जो है वो ना के बराबर है। गिरावट की कोई आशंका यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि 2-5% और गिरे, बट अपसाइड जो है वो इनॉर्मस है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है एचडीएफसी बैंक के अंदर। अब ये आपको, अब अगर आप आज के दिन बाय कर लेते हो और कल के दिन से सोचना स्टार्ट करेंगे कि बैंक क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, हो सकता है कि 3 महीने बाद चले, 6 महीने बाद चले। आपको जो है पेशेंटली होल्ड करना है। नंबर्स कब चेंज होंगे मार्केट के अंदर ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, ये इवेंचुअली सरप्राइज होता है एवरी डे सबके लिए।
तो यहाँ पे अगर देखें 78% के आसपास की अपसाइड है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस दिग्गज को ऐड नहीं किया तो ऐड करिए। और मैं कहूँगा कि अगर आपने और एवरेज करना चाहते हैं तो ये लेवल्स के ऊपर जो है आप एवरेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि गिरावट जो है वो ना के बराबर है। अगर निफ्टी के अंदर बहुत गिरावट आएगी फिर भी यहाँ पे जो है गिरावट ना के बराबर आपको देखने को मिले, क्योंकि जहाँ पे वॉल्यूम्स आए नहीं तो खरीदी हुई नहीं, तो अगर एफआईज बेचेंगे कहाँ? अगर जहाँ पे ज़्यादा उन्होंने खरीदा होगा, यहाँ पे अगर खरीदा ही नहीं है तो बेचेंगे क्या? सो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रख के चलनी है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर HDFC बैंक और HDFC टारगेट्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।